जय हिंद दोस्तों, मैं रोहिताश चौहान इग्नू स्टडी सेंटर निर्माण कैंपस सुना में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने 3 यूनिट हम पढ़ चुके हैं। इससे पहले आज हम यूनिट नंबर 10 BHIC 132 कोड का यूनिट नंबर 10 इकाई नंबर 10 राष्ट्रकूटों का आविर्भाव पढ़ेंगे कि कैसे राष्ट्रकूटों का आविर्भाव हुआ, कैसे राष्ट्रकूटों का जन्म हुआ, कैसे ये सत्ता में आए और कैसे इनका संघर्ष गुर्जर प्रतिहारों से और पाल जो वंशीय बंगाल के अंदर था, इनका जो संघर्ष हुआ उनके साथ हुआ। आज इसके बारे में दोस्तों चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जब राष्ट्रकूटों के बारे में पढ़ेंगे तो इसकी एक प्रस्तावना देख लेते हैं कि आपके सिलेबस के अंदर कौन कौन से टॉपिक इसमें जो मेंशन है वो देखेंगे, क्या क्या जिन मुद्दों पर हमें बातें करनी है एक बार हम वो देख लेते हैं। ठीक है भाई। प्रस्तावना, साम्राज्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भाई ये साम्राज्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मतलब कि ये किन के सामंत थे और उन सामंतों को इन्होंने पराजित किया और इनका जो क्षेत्र था वो भारतवर्ष के कौन से एरिया के ऊपर इन्होंने शासन अपना किया, यहाँ पे इसके बारे में देखेंगे। राष्ट्रकूट साम्राज्य, पूरा का पूरा साम्राज्य इन्होंने स्थापित किया दक्षिण भारत के अंदर, क्योंकि आपको पता है कन्नौज को लेकर, कन्नौज जो कि मुगल काल के बाद पाटलिपुत्र का जिसने स्थान ले लिया था, बहुत ही फर्टाइल लैंड कन्नौज की थी और उसी के ऊपर तीनों वंशों का यहाँ पे संघर्ष हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, गुर्जर प्रतिहारों का, राष्ट्रकूटों का और पालों का। तो राष्ट्रकूट साम्राज्य दक्षिण भारत का ऐसा साम्राज्य था जिन्होंने उत्तर भारत पे भी अपने अभियान किए, उत्तर भारत के ऊपर भी अपने अभियान किए। ठीक है। साम्राज्य का विघटन कैसे हुआ, क्या खामियां थी, क्यों पतन हुआ साम्राज्य का, इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रशासन, इसका प्रशासन देखेंगे विशेष तौर पे कि प्रशासनिक जो तंत्र था वो कैसा था, केंद्र में उसके नीचे जो बिल्कुल इन्होंने अपना विभाजन जो प्रशासन का किया था उसके बारे में बात करेंगे। राजनीति, समाज के अंदर समाज, धर्म और साहित्य, सारांश, शब्दावली और ये था। ठीक है। तो इसको पढ़ने का उद्देश्य क्या है ये देख लो एक बार भाई। इस टॉपिक को पढ़ने का उद्देश्य है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जब राष्ट्रकूट हम पढ़ रहे हैं इसकी सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जो उपलब्धि है, इनके संगठन और जो प्रकृति है, इसके बारे में हमें इसका पता लगाना है कि भाई 8वीं सदी से 11वीं सदी के बीच में जो दक्षिण भारत में जो बहुत सारे क्षेत्रों पर इन्होंने शासन किया, वे कौन कौन से क्षेत्र इनके थे जहाँ पे इन्होंने शासन किया दक्षिण भारत के अंदर। ठीक है। इनकी पूरी की पूरी प्रकृति देख लो भाई एक बार। ठीक है। प्रस्तावना, सबसे पहले जानते हैं कि भाई कब किन को ये गद्दी से उतारने के बाद किन के सामंत थे जब ये गद्दी पे बैठे। ठीक है। भारत में 750 से 1000 ईस्वी के बीच का जो काल है, मैंने बताया है, पाल बंगाल के अंदर, प्रतिहार ये आपके कन्नौज के अंदर और दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट साम्राज्य, ऐसी ये 3 शक्तिशाली राज्य दिखाई देते हैं। इनमें मतलब तीनों के तीनों एक दूसरे के साथ लड़ते रहे। अब क्वेश्चन कहाँ से आपने क्रिएट करना है दोस्तों, अगर आपने फैक्चुअल भी आपको जानकारी चाहिए तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जिस समय ये संघर्ष हुआ उस समय गुर्जर प्रतिहार का शासक कौन था, उस समय राष्ट्रकूटों का शासक कौन था, उस समय पालों का शासक कौन था। ये ऐसे 2 बार ऐसा अवसर आता है कि जब इनका संघर्ष हुआ तो दोनों समय के आपको एक शासकों का नाम, इनका कर्म जो है वो याद रखना है। ठीक है। मध्यकालीन भारत की एकमात्र यह विशेषता थी, मतलब कि जिसमें साम्राज्यों को एक नए प्रकार के सामंती राज्य के रूप में देखना चाहते थे। ठीक है। राष्ट्रकूट जो साम्राज्य था 10वीं सदी के अंत तक लगभग 200 वर्षों तक दक्षिण भारत के ऊपर राज्य किया, उत्तर भारत में भी इसने अपने पैर पसारे, उत्तर भारत में भी इसने अपना नियंत्रण किया सबसे लंबे समय तक। अगर तीनों की बात करें, राष्ट्रकूटों की, पालों की, प्रतिहारों की, तो तीनों में सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाले जो वंश था वो राष्ट्रकूट वंश ही था, तीनों के में सबसे ज्यादा, है ना। यह मतलब उस समय का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य तो था ही, लेकिन आर्थिक और सांस्कृतिक मामलों में भी उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच एक सेतु की भांति, एक पुल की भांति एक काम करता था, सांस्कृतिक और राजनीतिक मामलों में भी। ठीक है भाई। दक्षिण भारत में उत्तर भारतीय परंपराओं और नीतियों का भी प्रचार और प्रसार इन्होंने किया। गौरतलब है कि भारत ने इस दौर में राजनीति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, शिक्षा और धर्म के क्षेत्र में स्थिरता और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छुआ था। ठीक है भाई।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही साम्राज्य की, जो राष्ट्रकूट साम्राज्य हम देखते हैं, इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रही, ये बताओ मैं जल्दी से, ठीक है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही। व्हाट डू यू मीन बाई राष्ट्रकूट? राष्ट्रकूट का मतलब क्या होता है? राष्ट्रकूट शब्द का मतलब होता है राष्ट्र का प्रमुख, यानी कि राज्य का प्रमुख जो होता है वो राष्ट्र का, राष्ट्रकूट उसको हम बोलते हैं, ठीक है। किसी भी साम्राज्य की, किसी भी वंश की जानकारी हमें उनके स्रोतों से देखने में मिलती है, उनके स्रोतों से देखने को ही मिलती है हमें किसी भी वंश की जानकारी। रोमिला थापर भी बताती है कि जो राष्ट्रकूट की जो मुख्य शासक, जो संस्थापक थे दंती दुर्ग, ये चालुक्यों के अधीनस्थ में से एक थे, चालुक्यों के अधीन थे ये जो दंती दुर्ग थे, ठीक है। राष्ट्रकूट शासक जो संस्थापक थे और प्रशासन में एक उच्च अधिकारी हुआ करते थे। किसके प्रशासन में? चालुक्यों के प्रशासन में एक उच्च अधिकारी हुआ करते थे। राष्ट्रकूट और जो उसकी शाखाओं की उत्पत्ति के बारे में इतिहासकार अभी भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि वंशावली की तरह राष्ट्रकूटों ने भी अपने शिलालेखों में दावा किया है कि वो यदुवंश की साहित्यिक शाखा, यानी कि शिलालेख नंबर 9, शिलालेख नंबर 10, शिलालेख नंबर 11 और जो तुंग शाखा जो थी वो शिलालेख नंबर 24, 25 और 26 के थे, है ना। ये अपने आप को यदुवंश यानी कि यादव वंश से जोड़कर मानते थे कि भाई हम ये यादव वंशी है, ठीक है। नीलकंठ शास्त्री शिलालेख के अध्ययन के आधार पर बताते कि जो राष्ट्रकूट जो थे ये मूल रूप से कन्नड़ थे। क्या थे भाई? ये मूल रूप से कन्नड़ के थे और उनके शिलालेखों से ही पता चलता है कि संस्कृत जो व्यापक प्रयोग के बाद भी कन्नड़ ही उनकी मातृभाषा थी, ठीक है भाई। लटलूर पूर्वाधीश्वर इनको बोला गया है, लटलूर पूर्वाधीश्वर इनको बोला गया है, ठीक है। लटलूर पूर्वाधीश की जो ये लटलूर की पहचान किससे की गई है भाई? हैदराबाद के बीदर राज्य के लातूर से की गई है। हैदराबाद के बीदर राज्य के लातूर से लटलूर की पहचान की गई है। सामान्य अर्थ है कि महाराष्ट्र और उत्तरी जो कर्नाटक था इसके कुछ हिस्सों के साथ वह पूरा क्षेत्र जहां तेलुगु लोग रहते थे राष्ट्रकूटों के अधीन थे, राष्ट्रकूटों के अधीन थे, ठीक है। राष्ट्रकूट बहुत ही बहादुर योद्धा थे, बहुत ही समर्थ प्रशासक थे। लंबी शाखा मतलब इनकी थी, बहुत ज़्यादा लंबी शाखा थी। विशाल साम्राज्य इन्होंने अपने आप स्थापित किया। प्रतिहार को जो वेंगी थे आंध्र प्रदेश के अंदर, चालुक्य थे, चोल थे, कांची थे, पल्लव थे, मदुरै के जो पांडे के साथ थे, इनके साथ ये लगातार लड़ते रहे और पल्लवों का पतन होता रहा, पल्लवों का पतन होता रहा। इन राज्यों की अगर दुर्बलता की बात की जाए, राष्ट्रकूट साम्राज्य की विजय और स्थापना में सहायक बने, है ना। उत्तर भारत के राजाओं में इतनी शक्ति नहीं थी कि वे दक्षिण के मामलों में हस्तक्षेप कर सके। इससे राष्ट्रकूटों को उभरने का अवसर एक मिला। रोमिला थापर का तो तर्क है कि राष्ट्रकूटों की भौगोलिक जो स्थिति है, रोमिला थापर का तर्क है कि राष्ट्रकूटों की भौगोलिक स्थिति अर्थात भारत के मध्य में होने से उनकी उत्तरी और दक्षिणी राजाओं के साथ युद्ध और गठबंधन दोनों में उनकी मुख्य भागीदारी थी। उसने सभी दिशाओं में साम्राज्य का अपना विस्तार किया। किन्होंने? राष्ट्रकूटों ने। उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रकूटों को पश्चिमी समुद्री तट के एक बड़े हिस्से को नियंत्रित करने का लाभ प्राप्त था। पश्चिमी तट के बड़े हिस्से यानी कि महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। पश्चिमी एशिया विशेष रूप से अरबों के साथ हुए व्यापार के द्वारा अर्जित धन ने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को बल दिया, ठीक। ये आपने इसमें देखा। अब ये राष्ट्रकूट साम्राज्य के इनके कुछ मुख्य जो शासक हुए हैं उनके बारे में देख लो भाई। राष्ट्रकूट साम्राज्य के जो मुख्य जो शासक हुए उनके बारे में। मध्ययुगीन काल में भारत के विभिन्न भागों में राष्ट्रकूटों की बहुत सारी शाखाएं थी, ठीक है। पता लग गया इसका। जो सबसे जो मुख्य जो शाखा थी उसकी जो स्थापना की गई थी वो मन्नक जो के द्वारा मालखेड़ में की गई थी। कहाँ पे? मालखेड़ में, ठीक है। दूसरा, राष्ट्रकूट जो परिवार था मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में शासन कर रहा था। पहला मन्नक द्वारा मालखेड़ में, दूसरा मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में, ठीक है भाई। अब देखो, गुजरात के लता प्रदेश पर राज्य करने वाली मालखेड़ शाखा की एक सहायक शाखा थी, ठीक है। दंतीगुप्त जो राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक थे, मैंने बताया कि भाई दंतीगुप्त जो थे राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक ये थे। लगता है कि भाई वे कर्क द्वितीय के समकालीन थे। मालखेड़ शासक
शाखा के साथ इन राजाओं का जो सटीक संबंध निश्चितता के साथ तय नहीं किया जा सकता। निश्चितता के इनकी एक श्योरिटी नहीं है। अब ये आपको क्रम देखना है भाई, ये क्रम आपको देखना है। दंती वर्मन, दंती वर्मन वंशावली है ये राष्ट्रकूट शासकों की, ये राष्ट्रकूट शासकों के लिए वंशावली है। दंती वर्मन, इंद्र प्रथम, गोविंद राज और कक्क प्रथम, इंद्र द्वितीय, दंती दुर्ग। अब जो मुख्य शासक आने शुरू हुए, जो वास्तविक जो संस्थापक थे राष्ट्रकूट के, वो दंती दुर्ग थे। कौन थे? दंती दुर्ग थे, जिसने पृथ्वी वल्लभ, महाराजा धीराज, परमेश्वर, परम भट्टारक की उपाधि धारण की। कृष्ण प्रथम, कृष्ण प्रथम इसका उत्तराधिकारी हुआ, जिसने सुब्बातुंग, अकालवश, राजा धीराज, परमेश्वर की उपाधि धारण की। देखो महाराजा धीराज, परमेश्वर, ये उपाधि आपको कई जगह मिलेगी, ये उपाधि आपको कई जगह मिलेगी। सुमतुंग, अकालवश, राजा धीराज, परमेश्वर, गोविंद द्वितीय, प्रभुत्व और विक्रमावलोक, प्रभुत्व और विक्रमावलोक, ये उपाधि किसकी थी? गोविंद द्वितीय की। याद रखनी है, ये आपको अपने एग्जाम में तो काम आएगी, आगे कोई भी आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे वहां भी आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाली है। ठीक है भाई। नेक्स्ट है इसमें ध्रुव, ध्रुव, ध्रुव की उपाधि थी भाई निरुपम, काली वल्लभ, धारावर्ष, श्री वल्लभ। देखो 4 उपाधि थी ध्रुव की, निरुपम, काली वल्लभ, धारावर्ष और श्री वल्लभ। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो शासक है वो था भाई गोविंद तृतीय। कौन था? गोविंद तृतीय। इसकी उपाधि थी भाई जगातुंग, कीर्ति नारायण, जन वल्लभ, त्रिभुवन धवल और प्रभुत्व श्री वल्लभ, प्रभुत्व श्री वल्लभ। ये उपाधि किसकी थी भाई? गोविंद तृतीय की ये उपाधि थी। ठीक है। अमोघ वर्ष प्रथम, इंपोर्टेंट शासक, अमोघ वर्ष प्रथम जो कि इंपोर्टेंट शासक हुआ है राष्ट्रकूट साम्राज्य के अंदर, नरपतुंग, अतिशय धवल, महाराजा संड और वीर नारायण। नरपतुंग, अतिशय धवल, महाराज संड और वीर नारायण। कृष्ण द्वितीय, अकाल वर्ष और शुभतुंग, अकाल वर्ष और शुभतुंग किसकी उपाधि थी भाई? कृष्ण द्वितीय की उपाधि थी, कृष्ण द्वितीय की उपाधि। इंद्र तृतीय, नित्य वर्ष, रट कंदर्भ, कीर्ति नारायण, राज मार्तंड और अमोघ वर्ष द्वितीय, ये किसकी उपाधि थी? इंद्र तृतीय की उपाधि। गोविंद चतुर्थ, सुवर्ण वर्ष, प्रभुत्व वर्ष, चाणक्य चतुर्मुख और नरपति त्रिन्य, विक्रांत नारायण। अमोघ वर्ष तृतीय, कृष्ण तृतीय, कृष्ण तृतीय की उपाधि थी काल वर्ष, खोटी और कर्क द्वितीय। ठीक है भाई। ये जो राष्ट्रकूट शासक थी इनके बारे में थे कि भाई ये राष्ट्रकूट शासक हुए। ठीक है। दंती दुर्ग, जब विशेष तौर पे हमने देख ली इनकी वंशावली, अब इन शासकों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लो। दंती दुर्ग जो थे एक मजबूत और सक्षम शासक हुए। स्थायी साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? वो आपके थे दंती दुर्ग ही वास्तविक थे। उनके शासनकाल का पहला जो साक्ष्य मिलता है 742 ईस्वी में एलोरा शिलालेख में पृथ्वी वल्लभ और खड़गावलोक, जिसकी नज़र तलवार की धार की तरह देखती थी, मतलब खड़गावलोक, ये इनका टाइटल था, खड़गावलोक है ना। लता और मालव अरब आक्रमण के बाद एक विक्षुब्ध स्थिति में थे और उनका जो लाभ था लेकर दंती दुर्ग ने प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया। दंती दुर्ग ने पल्लवों की राजधानी कांची पे भी हमला किया, पल्लवों की राजधानी कांची पे भी हमला किया और नंदीवर्मन पल्लव मल के साथ गठबंधन इन्होंने अपना किया था। ठीक है भाई। 754 ईस्वी में समानगढ़ शिलालेख में कहा गया है कि दंती दुर्ग ने बादामी के अंतिम चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को उखाड़ फेंका और पूर्ण साम्राज्य ग्रहण किया और स्वयं को पृथ्वी वल्लभ, महाराजा धीराज, परमेश्वर और परम भट्टारक की उपाधि के रूप में वर्णित किया। ठीक है। ये किसकी उपाधि थी? ये थी आपकी दंती दुर्ग की उपाधि। किसकी? दंती दुर्ग की उपाधि थी। ध्रुव के बारे में देखते हैं भाई आगे, है ना। शॉर्ट करके इसको बताते हैं कि भाई क्या इनकी एक वो पृष्ठभूमि रही, क्या कौन कौन सा सकते हैं। ध्रुव जिसके समय में त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत राष्ट्रकूटों में हुई, यानी कि पाल, प्रतिहार और जो राष्ट्रकूट जो थे इनके बीच में संघर्ष की शुरुआत हुई। इसके बारे में बस आप इतना ही जानो, किसके समय में हुई थी? ध्रुव के समय में। और उपाधि कलिवल्लभ, निरुपम और धारावर्ष, कलिवल्लभ, निरुपम और धारावर्ष किसकी उपाधि? ध्रुव की। अब आगे आता है गोविंद द्वितीय, गोविंद तृतीय, जिसका कि नाम था जगतुंग प्रथम, जगतुंग
प्रथम उपाधि थी प्रभुत्व वर्ष पृथ्वी वल्लभ और श्री वल्लभ। विशेष तौर पे क्या याद रखना है आपने यहाँ पे, इसमें इसके जीवन काल के अंदर जो गोविंद तृतीय ने, अपने जीवन काल के अंदर गोविंद तृतीय ने इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर दिया था कि बताया जाता है कि उसके घोड़े जो है शत्रु देश में पदार्पण किए बिना ही हिमालय से कन्याकुमारी तक दौड़ सकते थे, हिमालय से कन्याकुमारी तक दौड़ सकते थे। और इसने दूसरे विद्रोही भाइयों को पराजित करने के लिए 12 राजाओं थे, 12 राजा थे, उनका एक संघ बनाया। ठीक है, 12 राजाओं के संघ को इसने बनाया। ठीक है, केरल इसने अभियान किया है, श्रीलंका इसने अभियान किया है, और पांड्या देश में इसने अभियान किया है। किसने? गोविंद तृतीय ने। ठीक है, किसने? गोविंद तृतीय ने। राधनपुर अभिलेख में तो इसकी तुलना यदुवंशी कृष्ण से की गई है। राधनपुर अभिलेख में इसकी तुलना यदुवंशी कृष्ण से की गई है। ठीक है, प्रत्यार जो शासक थे नागभट्ट द्वितीय किरण भूमि में इसने पराजित किया था गोविंद तृतीय। आगे आ जाता है अमोघ वर्ष प्रथम। अमोघ वर्ष प्रथम जो मुख्य शासक है भाई, अमोघ वर्ष प्रथम, जिसका टाइम पीरियड 814 से 878, ये भी आपके इसमें है, आपको यहाँ पे सारा मिलेगा डिटेल में। देखो ये 814 से 878 के बीच में अमोघ वर्ष का टाइम पीरियड था, जिसका मूल नाम था सर्ववा। मूल नाम क्या था भाई अमोघ वर्ष का? सर्ववा। ठीक है, उपाधि क्या थी? वीर नारायण, नरपतुंग, अतिशय धवल, महाराजा संड, महाराजा संड। जन्म इनका जो होता है वो नर्मदा नदी के तट पर श्री भवन के रण शिविर में अमोघ वर्ष का जन्म हुआ था। नर्मदा नदी के तट पर। कौन सी नदी के? नर्मदा नदी के तट पर। और इन्होंने अमोघ वर्ष जो था कन्नड़ काव्य की प्राचीनतम रचना, इसने एक रचना का लेखन किया था। कन्नड़ जो रचना थी उसका नाम था कविराज मार्ग। कविराज मार्ग का लेखक कौन था? अमोघ वर्ष। ठीक है, संस्कृत में रतन मालिका का लेखन किया था। संस्कृत में रतन मालिका का लेखन किया था। अभिलेख कौन कौन से मिलते हैं? नालगुंड अभिलेख, नालगुंड अभिलेख, जहाँ से हमें इसकी जानकारी मिलती है। संजन ताम्र अभिलेख, संजन ताम्र अभिलेख, जहाँ से हमें इसकी जानकारी मिलती है, जो शक संवत की भी जानकारी हमें देता है। अमोघ वर्ष जो था गोविंद तृतीय का पुत्र था। अमोघ वर्ष गोविंद तृतीय का पुत्र था, और जब ये शासक बनता है तो उसकी आयु मात्र 7 वर्ष की थी। अमोघ वर्ष की आयु मात्र उस समय 7 वर्ष की थी। कुछ समय के बाद अमोघ वर्ष को सिंहासन से हटा दिया गया, लेकिन उसके सभी शत्रुओं को हराकर पुनः ये शासक बन गए। अपने सभी शत्रुओं को हटाकर पुनः ये शासक बन गया। ठीक है भाई, कौन? अमोघ वर्ष। याद हो रहा है ना भाई? याद हो रहा है ना? ये अमोघ वर्ष की कुछ मुख्य बातें हैं वो बताई जा रही है भाई। इसके समय बताया जाता है कि एक बार बहुत ही भीषण अकाल पड़ गया था अमोघ वर्ष के समय में, तो इसने अपने साम्राज्य को बचाने के लिए लक्ष्मी देवी को अपनी एक उंगली काट कर चढ़ा दी थी। पूछा जाएगा कि किसके साम्राज्य में अकाल के कारण उसने शासक ने लक्ष्मी देवी को अपनी एक उंगली काट कर चढ़ा दी थी, तो वो था आपका अमोघ वर्ष। इसकी तुलना शिव के साथ की गई है, इसकी तुलना दधीजी के साथ की गई है, पौराणिक व्यक्तियों के साथ, है ना। इसने एक जैन विहार बनवाया। अमोघ वर्ष ने एक जैन विहार भी बनवाया था। कहाँ पे बनवाया था? वो बनवाया था आपका वनवासी के अंदर। और गुणभद्र को अपने पुत्र का शिक्षक नियुक्त किया था। गुणभद्र को अपने पुत्र का शिक्षक नियुक्त किया था। संजन लेख के अनुसार कभी कभी तो वह कृष्ण द्वितीय का राज्य को सौंपकर स्वयं एकांत में समाधि लगाता था, स्वयं एकांत में समाधि लगाता था। उसके दरबार में आदि पुराण के लेखक जिनसेन, उसके दरबार में आदि पुराण के लेखक जिनसेन, गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य, गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य भी रहते थे। ठीक है, प्रसिद्ध जैनाचार्य थे, ये दोनों के दोनों प्रसिद्ध जैनाचार्य थे। और जिनसेन जो था ये अमोघ वर्ष का गुरु था। जिनसेन कौन था? अमोघ वर्ष का गुरु था। ठीक है, अमोघ वर्ष जो था जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय का अनुयायी था। अमोघ वर्ष जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है, मान्यखेट नगर का निर्माता अमोघ वर्ष प्रथम था। मान्यखेट नगर का निर्माता अमोघ वर्ष प्रथम था। और वह इस नगर की जो देवराज इंद्र की नगरी से भी सुंदर था, मतलब बढ़ा चढ़ाकर बताना चाहता है। ठीक है, ये अमोघ वर्ष था। बस अमोघ वर्ष से संबंधित इतना ही याद रखो। इंद्र तृतीय के बाद शासक बैठता है और उसने ही सबसे पहले कन्नौज पर
अधिकार किया था, कन्नौज पर अधिकार किया था। इसके बाद कृष्ण तृतीय तक्कोलम का युद्ध, कृष्ण तृतीय के समय में ही तक्कोलम का युद्ध होता है। देखो यहाँ मिलेगा आपको, कृष्ण तृतीय के समय में ही तक्कोलम का युद्ध होता है भाई। और गोविंद चतुर के समय में एक जन विद्रोह हुआ था जिसका वह सामना नहीं कर सका। और अंतिम जो राष्ट्रकूट जो शासक थे वो थे आपका कर्क द्वितीय। अंतिम राष्ट्रकूट शासक था भाई कर्क द्वितीय। ठीक है, अब जो इसके समय में जो लेखक आए हैं, दरबारी आए हैं, उन्होंने इसका वर्णन किस प्रकार से किया है। अल मसूदी के अनुसार तो मतलब कि राष्ट्रकूटों की सेना का सबसे शक्तिशाली भाग उन्होंने क्या बताया है, पैदल सेना। राष्ट्रकूटों की सेना का सबसे शक्तिशाली भाग जो बताया है वो बताया पैदल सेना। अल मसूदी ने सबसे मुख्य, इनका मुख्यालय कहाँ बताया है, मान्यखेट। राजधानी दो थी इनकी, पहली मान्यखेट, दूसरी मयूरखंडी। पहली मान्यखेट और दूसरी इनकी राजधानी वो थी मयूरखंडी। ठीक है भाई। अरब लेखक अबू जैद के अनुसार राष्ट्रकूट राजवंश की महिलाएं चेहरे पर पर्दा नहीं करती थी। अरब लेखक था एक अबू जैद, इसने कहा कि भाई राष्ट्रकूट जो महिला थी वो चेहरे पर पर्दा नहीं करती थी। ठीक है, राष्ट्रकूटों की मुद्राओं पर कभी भी विष्णु के वाहन गरुड़ तो कभी योग में मुद्रा में बैठे शिव का अंकन हुआ है। जैन धर्म का राष्ट्रकूटों के यहाँ काफी प्रचार प्रसार हुआ है। इस धर्म को राजकीय संरक्षण अमोघवश प्रथम, इंद्र चतुर्थ, कर्षण द्वितीय, इंद्र तृतीय द्वारा किया गया। ठीक है भाई। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्य में अरब व्यापारियों को बसने, इस्लाम के प्रचार करने और मस्जिद बनवाने की स्वतंत्रता दी थी। राष्ट्रकूटों ने, है ना। स्वयंभू जो थे एक महान राष्ट्रकूट कवि थे जो कि इनके दरबार में ही रहते थे। स्वयंभू इनके दरबार में ही रहते थे, राष्ट्रकूटों के दरबार में। आपने क्या चीज़ और पता होनी चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण ये होना पता चलना चाहिए भाई जो संघर्ष हुआ त्रिपक्षीय है वो क्यों हुआ। कन्नौज पर स्थापित है अपना जमाने के लिए, कन्नौज पर अपना स्थापित जमाने के लिए ये संघर्ष इनका हुआ है राष्ट्रकूटों का। ठीक है, अब इनका जो विघटन है भाई, कोई भी साम्राज्य स्थापित होता है तो साम्राज्य का विघटन और पतन भी निश्चित ही है कि भाई पतन भी उसका साम्राज्य का होना ही होना है जब कोई साम्राज्य स्थापित अपना होता है। ठीक है, विघटन कैसे हुआ, देखो विघटन के बारे में चर्चा करते हैं कि ऐहोमाला तेल और पारासा राष्ट्रकूट साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली सामंतों में से एक था। कृष्ण की मृत्यु के कुछ वर्षों में वह काफी मजबूत हो गया था। कौन बोला है, कृष्ण की मृत्यु के कुछ वर्षों में वह काफी मजबूत हो गया था। उसने कर्क द्वितीय को उखाड़ फेंका, आहोमल्ला तेल परासा ने। ठीक है, कल्याणी में पश्चिमी चालुक्य साम्राज्य की नींव रखता है। राष्ट्रकूट बोले जाएंगे भाई, राष्ट्रकूटों को पतन करने के बाद राष्ट्रकूटों का उसके बाद गद्दी पे कौन बैठते हैं, कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य, और स्वयं को स्वतंत्र सम्राट के रूप में स्थापित किया। राष्ट्रकूट जो साम्राज्य के अचानक विघटन के पीछे कई कारण थे। राष्ट्रकूट लगातार प्रत्याहारों, चालुक्यों, पल्लवों और पाल राजाओं से संघर्ष करते रहे। ये सभी साम्राज्य एक समान और लगभग एक ही समय के थे। इनके बीच हुए युद्ध के कारण न केवल प्रतिद्वंदी शक्तियों का लगभग एक ही साथ पतन हुआ, बल्कि राष्ट्रकूटों के लिए ये संघर्षण का युद्ध साबित हुआ। राष्ट्रकूट साम्राज्य बड़ी संख्या में छोटे और बड़े सामंतों पर आधारित था। इन सामंतों ने इनका फायदा उठाया और छोटे छोटे राज्यों को स्थापित किया। ये सामंत हमेशा स्वतंत्र होने की आकांक्षा रखते थे। इस कारण उनके और अधिपतियों के बीच अक्सर स्थानीय युद्ध होते थे जो साम्राज्य की शांति को भंग करते हैं। अमोघवर्ष ने अपने शासन में अधीनस्थ शासकों के द्वारा विद्रोह के खतरे को कभी समाप्त नहीं किया। कृष्ण ने राष्ट्रकूट साम्राज्य को बचाने की प्रक्रिया में इस जड़ से ही कमजोर बना दिया। उन्होंने बटुका और तेल जैसे योद्धाओं, रिश्तेदारों और दोस्तों को उनकी सेवाओं, निष्ठा और बहादुरी के लिए खुले दिल से पुरस्कृत किया। वे साम्राज्य की महान शक्ति बन गए। उदाहरण के लिए कृष्ण तृतीय ने सामंती विकास की साम्राज्य को स्थिरता के लिए खतरा नहीं माना।
उन्होंने साम्राज्य का मुख्य भाग तरदावाड़ी 1000 जो अनिजीविंग था यानी सैन्य जागीर के रूप में तेल में दे दिया। ठीक है, ये इनके पतन का मुख्य कारण रहा भाई, यही इनके पतन का मुख्य कारण रहा। अब राष्ट्रकूट जो राज्य थे प्रत्यारों और पालों से अधिक समय तक जीवित रहा, उसने 2 शताब्दियों से अधिक समय तक दक्कन पर शासन किया। बिल्कुल सही बात है, पहला सही और गलत बताना है। राष्ट्रकूट जो शासक था वो प्रत्यारों और पालों से अधिक समय तक जीवित रहा और 2 शताब्दियों से अधिक तक शासन किया। बिल्कुल सही है पहला उत्तर। रवि राष्ट्रकूट राजकुमारों ने लटलूर पूर्वाधीश की उपाधि धारण की। सही है भाई, दक्कन राष्ट्रकूटों का मुख्य क्षेत्र था, दक्कन ही था। दक्षिण भारत के अंदर ही राष्ट्रकूटों ने अपना शासन जमाया था। हालांकि उत्तर भारत में भी इन्होंने अपने अभियान किए थे, क्योंकि कन्नौज पे स्थापित तो करना था। कन्नौज पे बोला जाता है कि तीनों में श्रेष्ठ शक्ति राष्ट्रकूटों की थी, प्रत्यारों और पालों की अपेक्षा। ठीक है, चौथा, राष्ट्रकूट उच्च अधिकारी या तो प्रांतीय प्रमुख थे या दूसरे प्रकार के प्रशासक थे। सही बात है। राष्ट्रकूट राजाओं ने कृषि के विकास, पश्चिमी समुद्र तट पर नियंत्रण और अरबों के साथ व्यापार द्वारा अपने साम्राज्य की स्थापना और विस्तार किया। ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, राष्ट्रकूट अक्सर अपने समकालीन राज्यों के साथ संघर्ष करते थे। हाँ, पल्लवों के साथ भी हुआ है, चालुक्यों के साथ भी हुआ है, पालों के साथ भी हुआ है और प्रत्यारों के साथ भी हुआ है। राष्ट्रकूट साम्राज्य के गठन और विस्तार में 5 अनुकूल कारकों बताइए भाई। गठन और विस्तार में ये आपने बताना है इसका कि गठन और विस्तार में इसका प्रशासन कैसा था भाई इनका प्रशासन। राष्ट्रकूट के जो योद्धा थे, राजाओं ने दक्षिण भारत में एक विशाल साम्राज्य बनाया, उत्तरी भागों को जो छूता था। लगभग 7.5 लाख गांव इसमें शामिल थे। राष्ट्रकूटों ने न केवल जीत हासिल की, एक विशाल राज्य का निर्माण इन्होंने किया था और बनाए भी रखा था। शक्तिशाली राजतंत्र मूलतः सामंतों द्वारा सहायता प्राप्त साम्राज्य था। दिलचस्प बात तो यह है कि प्रत्येक राष्ट्रकूट राजा के शासनकाल की परिपक्वता के साथ यह क्षेत्र अधिक सामंती होता गया। ठीक है, इनका ये देखिए भाई, समाज, धर्म और साहित्य। राष्ट्रकूट राजाओं ने उपाधि ग्रहण की और प्रथम उत्तर भारतीय राजाओं से ली गई थी। यह प्रथा कहाँ से ली गई थी भाई? उत्तर भारतीय राजाओं से। विभिन्न राजाओं के द्वारा पृथ्वी वल्लभ, खड़गावलोक, महाराजा धीराज, परमेश्वर, भरम भट्टारक, सुबातुंग, जगतुंग, अकालवश, राजा धीराज परमेश्वर, नित्यवर, सुवर्णवश, विक्रमावलोक, निरुभम, श्रीवल्लभ, जगनवल्लभ, है ना, ये सारी उपाधि उत्तर भारत के जो शासक है वो ग्रहण करते थे, इन्होंने भी ग्रहण की। ब्राह्मणवादी उपाधियों और वैदिक यज्ञों का इन्होंने संपन्न करना उत्तर भारतीय प्रथाओं पर आधारित इनका था। ठीक है, अपने शासन को वैध बनाने का एक साधन इनका बन गया था। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि राष्ट्रकूट राजाओं की शक्ति के अनुरूप उपाधियां ग्रहण की जाती थी और पुरानी उपाधियां भी प्रयोग में आती थी। ठीक है, सामंती आधिपत्य और पराजित शासकों की अधीनता की घोषणा करने का एक दिलचस्प तरीका यह था कि राजधानी शहर के मंदिरों में द्वारपालिका के रूप में उनकी छवियां स्थापित की गई थी, उनकी छवियां स्थापित की गई थी। ठीक है, सारांश देखते हैं, इसका सारांश क्या निकलता है। राष्ट्रकूट का जो इतिहास था भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। राष्ट्रकूट का इतिहास भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण चरण माना जाता है और बादामी के चालुक्यों के पतन से लेकर कल्याणी में तेल द्वीप के तहत चालुक्य सत्ता के पुनरुद्धार में तकरीबन 2 शताब्दियां लगी। इस लंबे अंतराल के दौरान दंतीदुर्ग द्वारा शुरू की गई राष्ट्रकूटों की शाखा पश्चिमी दक्कन पर शासन करती रही। ठीक है, उनका सीधा शासन सीमित क्षेत्र तक था। तमिल शिलालेखों में उस क्षेत्र को रत्तापड्डी सादे लाख कहा गया है। इनसे संबंधित कुछ शब्दावली देख लो है। पाली ध्वज, शाही झंडा, परमेश्वर, शिव का भगत, अनुंग जीवित, असाधारण सैन्य सेवा के लिए पुरस्कार, राष्ट्र महट्टारस प्रांत का अधिकारी और अग्रहार जो होते थे ये इनके गांव होते थे। अग्रहार ये इनके गांव होते थे। तो दोस्तों ये हमारा आज का जो था राष्ट्रकूटों के बारे में बेसिक जानकारी थी और इनके साम्राज्य से संबंधित था भाई कि राष्ट्रकूटों का कैसे उदय हुआ है, इनके प्रशासन के बारे में, इनकी धार्मिक और राजनीतिक चर्चा यहाँ पे हुई। ठीक है, तो कल जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा, कोई जो भी इकाई होगी वो पहले ही आपको सूचित कर दिया जाएगा कि कल हम कौन सी इकाई डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो मिलते हैं कल वाली वीडियो के साथ। जय हिंद, नमस्कार।
थैंक यू दोस्तों।